सारी अनोखी कहानी। धरती का बोझ क्यों बना बैठा है और कभी-कभी उस भिखारी को हमसे भी वो धक्का भी मार दिया करता। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता कि भगवान भगवान तुम्हारे पाप को माफ करे। एक बार सेठ को धरती में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर भी एक भिखारी आया। उसने भी अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर से मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सिर फूट गया और उसके सिर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कराहते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। भिखारी वहाँ से चला गया। सेठ सोच में पड़ गए, भिखारी को पत्थर मारा फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा शांत हुआ, शेर का मन शांत हुआ भिखारी का रहस्य जानने के लिए। सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहाँ जहाँ जाता सेठ उसके पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता, कोई उसको मारता, कोई अपमान करता तो कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पाप माफ करे। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंच गया लेकिन सेठ अपने उसका पीछा कर ही रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पड़ी हुई और उस लेटी हुई भी काफी कमजोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता दो तोपों की रोचक कहानी। एक समय की बात है, एक राजा शिकार करने की इच्छा से अपने समूह के साथ किसी घने जंगल से गुजर रहा था। उन्हें काफी देर तक तलाश करने पर भी कोई शिकार नजर नहीं आया। वे धीरे धीरे उस घनघोर जंगल के अंदर जाते गए। वहाँ उन्हें एक जगह डाकुओं के छिपने की जगह नजर आई। जैसे ही वे उसके पास पहुँचे ही थे कि वहाँ के एक पेड़ पर बैठा तोता बोलने लगा, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है। राजा के पास बहुत सारा कीमती सामान है, जल्दी आओ, इन्हें जाने मत दो। लो। तोते की आवाज कानों पर पड़ते ही सभी डाकू राजा की ओर भागने लगे। डाकुओं को अपनी तरफ तेजी से आते देखकर राजा और उसके सैनिक भी अपनी जान बचाकर घर भागे। वे तब तक नहीं रुके जब तक भागते भागते डाकुओं से कई कोस दूर निकल नहीं गए। सामने एक बड़ा सा पेड़ देखकर सब वहाँ रुके। कुछ देर आराम कर सोचकर उस पेड़ के नीचे पहुँचे। जैसे ही पेड़ के पास पहुँचे कि उस पेड़ पर बैठा एक दूसरा तोता बोल पड़ा, पधारिए राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटिया में आपका स्वागत करता हूँ। अंदर आइए, जलपान कीजिए और थोड़ा आराम कर लीजिए। तोते की इस बात को सुनकर राजा और उनके लोगों को बड़ी हैरानी हुई और वो सोचने लगे कि एक ही जाति के होने के बावजूद दोनों तोतों का व्यवहार इतना ज्यादा भिन्न कैसे हो सकता है। राजा बिल्कुल भी इस बात को समझ नहीं पाया। राजा तोते की बात मानकर अंदर साधु महात्मा की उस सुंदर कुटिया की ओर चला गया। साधु महात्मा को प्रणाम कर उनके पास बैठ गया और अब तक उसके साथ घटी सारी घटना सुनाई और फिर धीरे से पूछा, गुरु दोनों तोतों के व्यवहार में भला इतना अंतर किस है। साधु बाबा ने राजा की सारी बातें सुनी और बोले, राजन ये सिर्फ संगति का असर है, बस और कुछ भी नहीं। डाकुओं के साथ रहते रहते पहला तोता भी उन्हीं की तरह हो गया और उन्हीं को भाषा बोलने लगा है। दूसरा तोता कई सालों से मेरे साथ है, इसलिए उसकी भाषा और व्यवहार उस तोते से बिल्कुल विपरीत है, अर्थात जो जिस माहौल में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। कहने का अर्थ है कि मूर्ख भी विद्वानों के साथ रहकर विद्वानों जैसा बर्ताव करने लगता है और अगर विद्वान भी मूर्खों की संगत में ज्यादा समय बिताता है तो उसके अंदर भी मूर्खी वाले गुण आ ही जाते हैं। इसलिए हमें संगति और माहौल का चयन सोच समझ कर करनी चाहिए। तो विचार किसी भी समाज और देश की तरक्की की सीढ़ी होती है। किसी भी समाज के लोगों के विचार ही तय करते हैं कि वो समाज कैसा है और कितना संपन्न और उन्नत है। आज का शुभ विचार ही कल के चरित्र निर्माण का कारण होती है। अगर आपके विचार उन्नत और प्रगतिशील हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज का शुभ विचार जितना प्रेरणादायक होगा आपका दिन उतना ही अच्छा जाएगा। आज का शुभ विचार कैसा तो इसके लिए आपको बड़े और सफल लोगों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उनके सुबह सुबह के प्रेरणादायक शुभ विचार आपको सफलता की ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। आज आप सभी दोस्तों के लिए हिंदी है हम लाया है आज का शुभ विचार हिंदी गुड मॉर्निंग और आज का शुभ विचार इन हिंदी का जबरदस्त आज के सबसे बेहतरीन शुभ विचार का कलेक्शन जो आपको बेहद पसंद आएगा और आप इन शुभ विचारों का अपने जीवन में जरूर प्रयोग करेंगे। अपनी सोच का ही स्वस्थ होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए
रानी के पास अक्सर जाया करते थे। खेल खेल में वे जीवन के सुंदर मूल्यों को ग्रहण कर लिया करते थे। पर आज जब व्यस्तताएं बढ़ती जा रही हैं, ऐसे समय में ये कहानियां ही हैं जो हमें आने वाली पीढ़ी की ओर निकलना सकती हैं। रात को सोने से पहले के वे पल जब हम और हमारे लाडले साथ साथ कहानियों का आनंद उठाते हैं, अमूल्य होते हैं। इन्हीं पलों में अनजाने ही हमारे बीच का प्यार और के मन से समझा जाए। कोशिश की गई है कि ऐसा कोई भी शब्द जो उनके कोमल मन को चुभे, इन कहानियों के माध्यम से उनके कानों तक न पहुँचे। यहाँ हर कहानी को एक सकारात्मक अंत मिला, जिससे कि बच्चों के स्वप्नों को मिले एक सार्थक आरंभ। दो पड़ोसी राज्यों के राजाओं में आपस में शत्रुता थी। एक राज्य का नाम था चंद्रलोक, दूसरे का नाम था सूर्यनगरी। चंद्रलोक के राजा का नाम था चंद्रसेन और सूर्यनगरी के राजा का नाम था सूर्य कुमार। एक बार चंद्रलोक के राजा को सूर्यनगरी के राजा ने बंदी बना लिया। राजा को छोड़ने के बदले में बहुत सारे धन की मांग की गई। चंद्रसेन ने अपनी रानी को संदेश भेजा कि राज्य कोष से धन निकाल कर भेज दिया जाए, लेकिन उसकी पत्नी की ओर से कोई उत्तर नहीं आया। कुछ दिनों के बाद राजा सूर्य कुमार के दरबार में एक बांसुरी वादक आया। उसने इतनी मधुर बांसुरी बजाई कि राजा मुग्ध हो गए। उन्होंने बांसुरी वादक से आग्रह किया कि वो कुछ दिन अतिथि बनकर महल में रुके। बांसुरी वादक ने राजा की इच्छा को पूरा किया और महल में रुक गया। 5 दिन बाद जब वह अपने देश वापस जा रहा था, तब राजा सूर्य कुमार ने उससे कहा, हम आपको अपनी ओर से कोई उपहार देना चाहते हैं, आप अपनी इच्छा हमें बताएं। बांसुरी वादक ने कहा, महाराज, मेरा देश बहुत दूर है, रास्ता लंबा है, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सेवा करने के लिए एक गुलाम दे दें। उसने गुलाम के रूप में चंद्रसेन को मांग लिया। राजा ने ऐसा ही किया। बांसुरी वादक चंद्रसेन को लेकर चल दिया। जल्दी ही वे सूर्यनगरी से बाहर निकल गए। चंद्रलोक की राजधानी के पास पहुंचकर अचानक बांसुरी वादक गायब हो गया। चंद्रसेन ने उसे काफी ढूंढा। जब कुछ पता नहीं चला तो वे अपनी राजधानी वापस पहुंच गए। महाराज को यूं अचानक वापस पाकर सारे दरबारी अत्यधिक प्रसन्न हो गए। चंद्रसेन भी खुश थे, लेकिन वे अपनी रानी से बहुत नाराज थे। घातक कि वे रानी से नहीं मिलना चाहते। हमारा संदेश मिलने पर भी उन्होंने हमें छुड़ाने के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि हमारे संदेश का कोई भी उत्तर नहीं दिया। जी जोले वे दरबार में ये घोषणा करने ही वाले थे कि वे अपनी रानी से हमेशा के लिए अलग हो रहे हैं, तभी बांसुरी की मधुर आवाज सुनाई दी। अचानक वही बांसुरी वादक वहाँ आ पहुँचा। अब राजा चंद्रसेन ने बांसुरी वादक को ध्यान से देखा। वो और कोई नहीं, स्वयं महारानी थी। महारानी आप, तो आप
की कहानी। नानी की कहानी। एक वह समय था जब बच्चे नाना नानी के पास अक्सर जाया करते थे। खेल खेल में वे जीवन की सुंदर मूल्यों को ग्रहण कर लिया करते थे। पर आज जब व्यस्तताएं बढ़ती जा रही हैं, ऐसे समय में ये कहानियां ही हैं जो हमें आने वाली पीढ़ी की ओर निकला सकती हैं। रात को सोने से पहले के वे पल जब हम और हमारे लाडले साथ साथ कहानियों का आनंद उठाते हैं, अमूल्य होते हैं। इन्हीं पलों में अनजाने ही हमारे बीच का प्यार और के मन से समझा जाए। कोशिश की गई है कि ऐसा कोई भी शब्द जो उनके कोमल मन को चुभे, इन कहानियों के माध्यम से उनके कानों तक न पहुँचे। यहाँ हर कहानी को एक सकारात्मक अंत मिला, जिससे कि बच्चों के स्वप्नों को मिले एक सार्थक आरंभ। दो पड़ोसी राज्यों के राजाओं में आपस में शत्रुता थी। एक राज्य का नाम था चंद्रलोक, दूसरे का नाम था सूर्यनगरी। चंद्रलोक के राजा का नाम था चंद्रसेन और सूर्यनगरी के राजा का नाम था सूर्य कुमार। एक बार चंद्रलोक के राजा को सूर्यनगरी के राजा ने बंदी बना लिया। राजा को छोड़ने के बदले में बहुत सारे धन की मांग की गई। चंद्रसेन ने अपनी रानी को संदेश भेजा कि राज्य कोष से धन निकाल कर भेज दिया जाए, लेकिन उसकी पत्नी की ओर से कोई उत्तर नहीं आया। कुछ दिनों के बाद राजा सूर्य कुमार के दरबार में एक बांसुरी वादक आया। उसने इतनी मधुर बांसुरी बजाई कि राजा मुग्ध हो गए। उन्होंने बांसुरी वादक से आग्रह किया कि वो कुछ दिन अतिथि बनकर महल में रुके। बांसुरी वादक ने राजा की इच्छा को पूरा किया और महल में रुक गया। 5 दिन बाद जब वह अपने देश वापस जा रहा था, तब राजा सूर्य कुमार ने उससे कहा, हम आपको अपनी ओर से कोई उपहार देना चाहते हैं, आप अपनी इच्छा हमें बताएं। बांसुरी वादक ने कहा, महाराज, मेरा देश बहुत दूर है, रास्ता लंबा है, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सेवा करने के लिए एक गुलाम दे दें। उसने गुलाम के रूप में चंद्रसेन को मांग लिया। राजा ने ऐसा ही किया। बांसुरी वादक चंद्रसेन को लेकर चल दिया। जल्दी ही वे सूर्यनगरी से बाहर निकल गए। चंद्रलोक की राजधानी के पास पहुंचकर अचानक बांसुरी वादक गायब हो गया। चंद्रसेन ने उसे काफी ढूंढा। जब कुछ पता नहीं चला तो वे अपनी राजधानी वापस पहुंच गए। महाराज को यूं अचानक वापस पाकर सारे दरबारी अत्यधिक प्रसन्न हो गए। चंद्रसेन भी खुश थे, लेकिन वे अपनी रानी से बहुत नाराज थे। घातक कि वे रानी से नहीं मिलना चाहते। हमारा संदेश मिलने पर भी उन्होंने हमें छुड़ाने के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि हमारे संदेश का कोई भी उत्तर नहीं दिया। जी जोले वे दरबार में ये घोषणा करने ही वाले थे कि वे अपनी रानी से हमेशा के लिए अलग हो रहे हैं, तभी बांसुरी की मधुर आवाज सुनाई दी। अचानक वही बांसुरी वादक वहां आ पहुंचा। अब राजा चंद्रसेन ने बांसुरी वादक को ध्यान से देखा। वो और कोई नहीं, स्वयं महारानी थी। महारानी, आप तो आपने क्यों बना बैठा है? और कभी-कभी उस भिखारी को मुझसे भी भोजन का भी मार दिया करता। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता कि भगवान तुम्हारे पाप को माफ करे। एक बार सेठ को धरती में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर भी एक भिखारी आया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर से मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सिर फूट गया और उसके सिर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कराहते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पापा को माफ करे। भिखारी वहाँ से चला गया। सेठ सोचने पर गए भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उससे सिर्फ प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा शांत हुआ। शेर का मन शांत हुआ भिखारी का रहस्य जानने के लिए। सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहाँ जहाँ जाता सेठ उसके पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता, कोई उसको मारता, कोई अपमान करता तो कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पाप माफ करे। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अपने उसका पीछा कर ही रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी, काफी कमजोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता। दो तोपों की रोचक कहानी। एक समय की बात है, एक राजा शिकार करने की इच्छा से अपने समूह के साथ किसी घने जंगल से गुजर रहा था। उन्हें काफी देर तक तलाश करने पर भी कोई शिकार नजर नहीं आया। वे धीरे धीरे उस घनघोर जंगल के अंदर जाते गए। वहाँ उन्हें एक जगह डाकुओं के छिपने की जगह नजर आई। जैसे ही वे उसके पास पहुँचे ही थे कि वहाँ के एक पेड़ पर बैठा कुत्ता बोलने लगा। अगर वो पकड़
पकड़ो, एक राजा आ रहा है। राजा के पास बहुत सारा कीमती सामान है। जल्दी आओ, जल्दी आओ, इन्हें जाने मत दो। लूट लो। तोते की आवाज कानों पर पड़ते ही सभी डाकू राजा की ओर दौड़ने लगे। डाकुओं को अपनी तरफ तेजी से आते देखकर राजा और उसके सैनिक भी अपनी जान बचाकर घर भागे। वे तब तक नहीं रुके जब तक भागते भागते डाकुओं से कई कोस दूर निकल नहीं गए। सामने एक बड़ा सा पेड़ देखकर सब वहां रुके। कुछ देर आराम कर सोचकर उस पेड़ के नीचे पहुंचे। जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे कि उस पेड़ पर बैठा एक दूसरा तोता बोल पड़ा, पधारिए राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटिया में आपका स्वागत करता हूँ। अंदर आइए, जलपान कीजिए और थोड़ा आराम कर लीजिए। तोते की इस बात को सुनकर राजा और उनके लोगों को बड़ी हैरानी हुई और वो सोचने लगे कि एक ही जाति के होने के बावजूद दोनों तोतों का व्यवहार इतना ज्यादा भिन्न कैसे हो सकता है। राजा बिल्कुल भी इस बात को समझ नहीं पाया। राजा तोते की बात मानकर अंदर साधु महात्मा की उस सुंदर कुटिया की ओर चला गया। साधु महात्मा को प्रणाम कर उनके पास बैठ गया और अब तक उसके साथ घटी सारी घटना सुनाई और फिर धीरे से पूछा, गुरुवर, दोनों तोतों के व्यवहार में भला इतना अंतर क्यों है? साधु बाबा ने राजा की सारी बातें सुनी और बोले, राजन, ये सिर्फ संगति का असर है, बस और कुछ भी नहीं। डाकुओं के साथ रहते रहते पहला तोता भी उन्हीं की तरह हो गया और उन्हीं को भाषा बोलने लगा है। दूसरा तोता कई सालों से मेरे साथ है, इसलिए उसकी भाषा और व्यवहार उस तोते से बिल्कुल विपरीत है, अर्थात जो जिस माहौल में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। कहने का अर्थ है कि मूर्ख भी विद्वानों के साथ रहकर विद्वानों जैसा बर्ताव करने लगता है और अगर विद्वान भी मूर्खों की संगत में ज्यादा समय बिताता है तो उसके अंदर भी मूर्खी वाले गुण आ ही जाते हैं। इसलिए हमें संगति और माहौल का चयन सोच समझ कर करनी चाहिए। दो तोतों की रोचक कहानी। एक समय की बात है, एक राजा शिकार करने की इच्छा से अपने समूह के साथ किसी घने जंगल से गुजर रहा था। उन्हें काफी देर तक तलाश करने पर भी कोई शिकार नजर नहीं आया। वे धीरे धीरे उस घनघोर जंगल के अंदर जाते गए। वहां उन्हें एक जगह डाकुओं की छिपने की जगह नजर आई। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे ही वे कि वहां के एक पेड़ पर बैठा तोता बोलने लगा, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है। राजा के पास बहुत सारा कीमती सामान है। जल्दी आओ, जल्दी आओ, इन्हें जाने मत दो। लूट लो। तोते की आवाज कानों पर पड़ते ही सभी डाकू राजा की ओर दौड़ने लगे। डाकुओं को अपनी तरफ तेजी से आते देखकर राजा और उनके सैनिक भी अपनी जान बचाकर घर भागे। वे तब तक नहीं रुके जब तक भागते भागते डाकुओं से कई कोस दूर निकल नहीं गए। सामने एक बड़ा सा पेड़ देखकर सब वहां रुके। कुछ देर आराम कर सोचकर उस पेड़ के नीचे पहुंचे। जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे कि उस पेड़ पर बैठा एक दूसरा तोता बोल पड़ा, पधारिए राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटिया में आपका स्वागत करता हूँ। अंदर आइए, जलपान कीजिए और थोड़ा आराम कर लीजिए। तोते की इस बात को सुनकर राजा और उनके लोगों को बड़ी हैरानी हुई और वो सोचने लगे कि एक ही जाति के होने के बावजूद दोनों तोतों का व्यवहार इतना ज्यादा भिन्न कैसे हो सकता है। राजा बिल्कुल भी इस बात को समझ नहीं पाया। राजा तोते की बात मानकर अंदर साधु महात्मा की उस सुंदर कुटिया की ओर चला गया। साधु महात्मा को प्रणाम कर उनके पास बैठ गया और अब तक उसके साथ घटी सारी घटना सुनाई और फिर धीरे से पूछा, गुरुवर, उन दोनों तोतों के व्यवहार में भला इतना अंतर क्यों है? साधु बाबा ने राजा की सारी बातें सुनी और बोले, राजन, ये सिर्फ संगति का असर है, बस और कुछ भी नहीं। डाकुओं के साथ रहते रहते पहला तोता भी उन्हीं की तरह हो गया और उन्हीं को भाषा बोलने लगा है। दूसरा तोता कई सालों से मेरे साथ है, इसलिए उसकी भाषा और व्यवहार उस तोते से बिल्कुल विपरीत है, अर्थात जो जिस माहौल में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। कहने का अर्थ है कि मूर्ख भी विद्वानों के साथ रहकर विद्वानों जैसा बर्ताव करने लगता है और अगर विद्वान भी मूर्खों की संगत में ज्यादा समय बिताता है